नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। और जैसा कि आपको पता है 30 नंबर का होता है और हम लोगों को टारगेट करना है 30। ठीक है, हम लोग आज सीडीपी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहें और चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पूछा गया है। ये जो पेपर है ये 13 जनवरी को 2023 में पूछा गया था। ठीक है, 13 जनवरी में ये पेपर है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था सीडीपी मोड में। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है, ये बताना है आपको। बाल विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है आपका एकिक और अवैज्ञानिक। तो जहाँ भी निगेटिव बात करें वो बालक के लिए नहीं होता है निगेटिव बात, तो यहाँ पे अवैज्ञानिक बोला इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एकिक भी है, यहाँ पे निर्धारित वर्ड लगा के इसको गलत कर दिया, या फिर स्थिर भी गलत ही जाता है। ये सब सही नहीं होगा कभी, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। बच्चा का विकास जो है वो स्थिर नहीं होता है और ना ही एक निर्धारित होता है। ठीक है, अंतर्विषयात्मक और गतिशील, बिल्कुल सही बात है। बालक का विकास जो होता है वो क्या होता है? अंतर विषयात्मक होता है और गतिशील होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन डी में क्या गलत किया? अस्पष्ट, यहाँ पे अस्पष्ट आपका गलत है। इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, जितने भी नंबर सबसे ज़्यादा उठने वाले टॉपिक होते हैं वो सीडीपी का होता है। इसमें केवल समझ का फेर है, समझ जाइएगा तो बहुत ही बेटर तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाल विकास की अवधि का सही क्रम क्या है, ये बताना है आपको। बाल विकास का सही जो क्रम है उसका कैसे विकास होता है, कैसे कैसे चरण दर चरण, तो ये बताना है आपको कौन सा होगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए है शिशुअवस्था, उसके बाद गर्भावस्था बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड देखते ही इसको गलत कीजिए, क्योंकि पहले तो गर्भावस्था होगा तब ना शिशु अवस्था होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला गर्भावस्था, ये तो ठीक है, पहले गर्भावस्था होगा, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था बोला, तो गर्भावस्था के बाद जो होता है वो शिशु अवस्था होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूर्व बाल अवस्था लगाकर इसको गलत कर दिया। ओके, यहाँ पे क्रम चुनना है, सही क्रम, यानी कौन सा पहले होगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए गर्भावस्था, शिशु अवस्था, ये दोनों तो सही है। पूर्व बाल्यावस्था ये भी सही है। और यहाँ पे देखिए किशोरावस्था तब मध्य बाल्यावस्था दिया है, यहाँ पे गलत हो गया, पहले मध्य बाल्यावस्था होता तब किशोरावस्था होता। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन पहले यहाँ पे लगा देता मध्य बाल्यावस्था, तब लास्ट का जो होता है अवस्था वो किशोरावस्था लगाता तो सही जाता। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए क्या है। ऑप्शन डी में है आपका गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बिल्कुल सही है। गर्भावस्था के बाद क्या होता है? शिशु अवस्था होता है। शिशु अवस्था के बाद क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था होता है, फिर मध्य बाल्यावस्था होता है, फिर क्या होता है? किशोरावस्था होता है। ये जो क्रम है ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर कीजिए। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण किसका परिणाम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, विसंबंधन ये आपका नहीं होगा, ना ही वियोजन होगा और ना ही स्वतंत्र कार्य होगा। ये जो होता है एक अंतः क्रिया होता है। ठीक है, विकास प्रवृत्ति जो है या फिर पालन पोषण अंतः क्रिया का परिणाम होता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, अंतः क्रिया वाला वर्ड ये इतना हिट है, मतलब कि बहुत जगह आपको ऐसा वर्ड देखने को मिलेगा और ये सही जाता है हमेशा। ओके, और किसी किसी सेंटेंस में अंतः क्रिया भी दिखेगा और सेंटेंस जो है निगेटिव ही रहता है। इस बात को भी ध्यान देना होगा, तब जाके आपको क्वेश्चन पकड़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन
क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं, ये आपको बताना है। तो बच्चा जो है, बच्चा में क्या होता है, संतुलन को समझने लगेगा, क्रमबद्ध करने लगेगा यानी कि किसी वस्तु को क्रम में सजाने का उसको आ जाएगा, इस बात को समझ लेगा। फिर वर्गीकरण समझ लेगा यानी कि किसको कहाँ रखना है, खंडीकरण, क्लासिफिकेशन भी वो कर पाएगा। तो ये जो सब बात कहा जा रहा है, क्रमबद्ध करना या फिर वर्गीकरण करना, उसके पास सामान होगा आँख के सामने तब ना ये कर पाएगा। तो जब आँख के सामने होगा यानी कि क्या, मूर्त चीज़ को वो वर्गीकरण करेगा या फिर क्रमबद्ध करेगा। तो ये जो जाएगा एज क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक में। ओके, ये तो बहुत ही इजी है। मूर्त चीज़ों को अगर वो बच्चा क्या कर रहा है, क्रमबद्ध कर रहा है, वर्गीकरण कर रहा है या फिर संतुलन को समझ रहा है, तो ये जो फेज होता है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा कि रीमा जो है अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया को क्या की है, तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ की है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है, इस बात को बताना है। तो जहाँ भी तार्किक वाला बात करें कि तार्किक बात करता है या फिर तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों का वो जवाब दे रहा है, तो ये जो क्रिया होता है जहाँ भी तार्किक देखिए आप, वो भी कहाँ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाता है। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो तर्क करने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ताकि कोई परेशानी ना हो, समझते हुए करना है क्वेश्चन को आप, और आपको जहाँ लगे कि नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बच्चे अधिक समझ और ज्ञान रखने वाले के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। अंतःक्रिया जो होता है वो समाज के अंतर्गत होता है, यानी कि दो व्यक्ति के बीच में होगा अंतःक्रिया। तो जहाँ भी अंतःक्रिया वाला आप बात देखें तो आपको माइंड में क्या आना चाहिए, वाइगोस्की आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अधिगम का यह जो सिद्धांत दिया गया है वो लेव वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से क्या है, सही है। ओके, यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला क्या, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया किससे संबंधित है, लेव वाइगोस्की से। आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ओके, और लेव वाइगोस्की में क्या क्या पढ़ना है, सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा को देखना है। ठीक है, जीन पियाजे में तो सामाजिक सांस्कृतिक नहीं आता है, ये गलत हो गया। ये सब जो है अंतःक्रिया वाली बात नहीं किए हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये बताना है। किनके अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार। ओके, तो ऑप्शन देखिए। विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने से कम अवसर देने चाहिए। यहाँ पे अंतःक्रिया देखकर कितने बच्चे इसको सही समझ कर इसे टिक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और बात को ध्यान देना है। अंतःक्रिया तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कम से कम अवसर देना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब बच्चा को अवसर ही नहीं दीजिएगा तो बच्चा सीखेगा कैसे। इसलिए बच्चा को क्या करना है, अवसर देना है। इसलिए ये जो सेंटेंस है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन बी है, सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। बाधित नहीं करना है किसी भी कार्य को, यहाँ पे गलत गया। ठीक है, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को उनके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सहयोग बच्चा को करना है। ठीक है, जहाँ भी सहयोग वाली बात है वो बिल्कुल सही जाता है। विद्यार्थियों को क्या करना है,
अभिष्टतम गुणों के प्राप्त करने में सहयोग करना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में क्या गलत किया, पुरस्कार और दंड। यहाँ पे ना बच्चा को पुरस्कार देना है और ना ही दंड देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका गलत हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। क्या बताना है? जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग के प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको पढ़िए और आंसर कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों में ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। यहाँ पे दोनों जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों में जो है वयस्कों के बारे में नहीं कहा गया है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप है, ये भी गलत है। दोनों के विकास का सिद्धांत जो है वो अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्यवाल अवस्था तक सीमित है। यहाँ पे सीमित नहीं है किसी का भी क्या कहते हैं, विकास का जो चरण है वो सीमित नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन गलत जा रहा है। और ऑप्शन डी देखिए, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग जो है क्या करते हैं, सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। ओके, आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है, ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है ये एक ऐसी कक्षा है जिसमें विद्यार्थी को क्या किया जा रहा है, जोड़ीदार प्रदत्त कार्य दिया जा रहा है, समूह में कार्य करना या फिर चर्चा में भाग लेने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उन कक्षा का क्या विशिष्टता हो सकती है, ये आपको बताना है। यहाँ पे निष्क्रिय देखकर तो पहले ही कट कर दीजिए, निष्क्रिय शब्द बहुत ही गलत शब्द है। कंठस्थीकरण ये भी गलत है, बच्चा को किसी भी बात को कंठस्थ नहीं करा देना, यानी कि याद नहीं कराना है या फिर रटाना नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। निर्देशित आधारित अधिगम भी नहीं होगा, ये जो बात है ये सहयोगात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा, यानी कि बच्चा एक दूसरे से सीख कर सहयोग करके सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भावना हो रही है सहयोगात्मक अधिगम की हो रही है, ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आपका, दूसरों को मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं को पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिला दूसरों की मनोदशा, दूसरों की मन की बात को अगर आप जान ले रहे हैं, उनकी प्रेरणा को जान रहे हैं, इच्छा को पहचान कर रहे हैं, तो ये कैसी बुद्धि होगी ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताई थी, ये जो होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है, यानी दूसरों के मन के बात को अगर आप जान लेते हैं तो कैसा बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और खुद के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो क्या होगा, अंतर्वैयक्तिक होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। दूसरों को जानेंगे तो अंतर्वैयक्तिक, आपका ऑप्शन सी सही होगा। और खुद के बारे में अगर जान लेते हैं तो अंतर्वैयक्तिक होगा, ठीक है, आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है, ये आपको बताना है। भाषा और विचार जो है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़कर आंसर कीजिए। यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, ऐसा नहीं है। भाषा और विचार जो है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए जो है आपका गलत होगा। ऑप्शन बी है,
यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों का अंतःक्रिया करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अंतःक्रिया वाला बात आया। और बहुत ही तरीकों से क्या करता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। आपका बिल्कुल सही बात है, भाषा और विचार में ऐसा होता है। क्या होता है, एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं और असंख्य तरीकों से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। यहाँ पे प्रभावित नहीं होते, यहाँ पे निगेटिव मिल गया आपको। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वंशानुक्रम से नहीं परंतु प्रवेशीय कारणों से प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों से होता है प्रभावित। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑप्शन डी गलत है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही मज़ेदार तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक स्वरूपों में संलग्न रहते हैं। ठीक है, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती है। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पिता क्या कर रहे हैं, घरेलू काम कर रहे हैं, यानी कि भोजन पकाने का काम कर रहे हैं। और माता जो है वो घर के खराब जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनकी मरम्मत कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, रूढ़िवादिता में क्या होगा, प्रश्न उठेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता धारणाओं पर प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिता जो है भोजन पका रहे हैं और माता इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है उनकी मरम्मत कर रही है। यहाँ पे जो बच्चा है ये इसमें प्रश्न करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे विभेदीकरण का समर्थ करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे जेंडर स्कीमा या फिर जेंडर नामीकरण, ये से नहीं जाता है सही। एक होता है जेंडर पक्षपात, जो अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखे रूढ़िवादिता तो पक्षपात को मारना है, और रूढ़िवादिता दिखे तो बहुत ही बेटर होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों को विविधता को किस रूप में लेना चाहिए, ये बताना है आपको। अगर कक्षा में क्या हो रहा है, विविधता हो रहा है विद्यार्थियों के बीच में, तो उसे आप किस रूप में लेंगे, ये बताना है। ऑप्शन ए है आपका, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, विविधता जो होती है बहुत ही बेटर वर्ड है विविधता, यानी बहुत तरीक़ों से। तो ये जो है बच्चों में क्या करेगा, अधिगम के लिए सकारात्मक गुण को विकसित करेगा। ओके, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। यहाँ पे बाधा के रूप में नहीं देखना है, और ना ही अनदेखी करना है, और ना ही क्या करना है, सीमित करना है। ठीक है, यहाँ पे CDP जो होता है आप निगेटिव पॉजिटिव से बहुत ही बेटर तरीके से पकड़ सकते हैं। अगर निगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस पे, वर्ड पे आपको पकड़ हो गया तो ईजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए, ये बताना है आपको। यहाँ पे देखिए कूट है, कूट को देखने से पहले यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, और कूट को भी देखिए साथ साथ में। क्वेश्चन क्या कहा, 2020 के अनुसार आपको बताना है कि प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। ओके, एक है रचनात्मक तो बहुत ही बेटर होता है। ठीक है, रचनात्मक होगा, नियमित भी होगा, और क्या होगा, यहाँ पे सूचनाओं को मात्र ग्राह्यशीलता पर केंद्रित, यहाँ पे मात्र शब्द लगाकर इसको गलत कर दिया, मात्र उसी पर केंद्रित नहीं रहना है। ये आपका ऑप्शन सी नहीं होगा। और ऑप्शन डी है, शिक्षण अधिगम में उपयुक्तता के अनुरूप। बिल्कुल सही बात है, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता जो है उसके अनुरूप काम करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जा रहा है सही A, B और D। यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में A, B और D देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका देखने को मिल रहा है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका,
शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये बताना है आपको। शिक्षार्थी में क्या करना है, समालोचनात्मक चिंतन करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। अगर आप विद्यार्थी से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चा चिंतन कैसे कर पाएगा, उसमें तो समालोचनात्मक चिंतन की विकसित नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए। यहाँ पे लचीली वर्ड जो है तो बहुत ही बेटर है, लेकिन यहाँ पे गैर लचीली गैर लगाकर यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। ये अभी आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। अवसर वाला बात तो बिल्कुल सही होता है। बच्चा को क्या करना है, अवसर देना है। अवसर देंगे तो बच्चा, अगर आप उसको क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से चिंतन करके बताएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए ऑप्शन डी में क्या गलत किया, समान योग्यता वाले समूह में वर्गीकृत करना चाहिए। समान योग्यता, यहाँ पे योग्यता शब्द जो है वो गलत होता है। योग्यता, किसी की योग्यता के अनुसार उसे वर्गीकृत आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्या करना है, समावेशन को समुन्नत करना है तो एक अध्यापक क्या कर सकते हैं। आप जो है अध्यापक टीचर बनने वाले हैं, बताइए कि आप क्या करेंगे। समावेशन को समुन्नत करना है। ऑप्शन ए है आपका, प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। बच्चा में जो है कंपटीशन की भावना नहीं लाना है 1 to 5 में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी देखिए प्रतियोगिता, ये गलत होता है सेंटेंस, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अध्यापक केंद्रित, बिल्कुल गलत बात है। अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए कक्षा कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए या फिर विद्यार्थी केंद्रित, ओके। ऑप्शन बी जो है आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में है, अनदेखी करना चाहिए। आप किसी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखी नहीं कर सकते हैं, सबको एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। और ऑप्शन डी है क्या, अधिगम में सार्वभौमिक अभिकल्प को क्रियान्वित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप समावेशन को समुन्नत करना चाहते हैं तो अधिगम में क्या करेंगे, सार्वभौमिक अभिकल्प को क्रियान्वित करेंगे, यानी कि उसी पे आप काम करेंगे, ओके। आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। आइए हम लोग देखते हैं अभिकथन और तर्क, बहुत ही मज़ेदार है ये क्वेश्चन, बहुत ही कम गलत होने की संभावना होती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर वंचित समूह के विद्यार्थी जो है उनके समावेशन के सफल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल करेंगे, तो वंचित समूह के विद्यार्थी जो है वो बिल्कुल बेटर तरीके से सीख पाएंगे। यहाँ पे आपका अभिकथन जो है वो सही है। और तर्क क्या कह रहा है, अपनेपन का बोध सिखाने के लिए अभिप्रेरित करता है। यहाँ पे जो है ये भी सही बात है। यहाँ पे अगर आप सभी विभिन्नताओं को शामिल करते हैं तो वहाँ पे क्या, किस चीज़ का बोध होगा, अपनापन का बोध होगा और उसी को अभिप्रेरित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ए और आर दोनों सही है और दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का बड़ा आकार कहने का अर्थ हुआ शब्दों का बड़ा आकार, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसे समझ लीजिए आप। यहाँ पे आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थी के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ये बताना, यानी कि बड़ा आकार में बड़ा अक्षर में शब्द लिखा गया है और आवर्धक सामग्री दी गई है। तो ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं
वो क्या होते हैं, दृष्टि से क्या होते हैं, आंशिक क्षति होता है, यानी कि उनको जो है थोड़ा कम दिखाई देता है। ऐसे विद्यार्थी को आप शब्दों का बड़ा आकार देंगे या फिर आवर्धक सामग्री देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे रहा है दृष्टि की समग्र क्षति, यानी कि साफ दिखाई ही नहीं देता है, ऐसे विद्यार्थी यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। उनको आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा मात्रा में क्षति हुई होती है दृष्टि की, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, स्वलीनता विकार से जूझ रहे विद्यार्थी को प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है, ये आपको बताना है। स्वलीनता विकार कहने का अर्थ हुआ बच्चा जो है अपने में लीन रहेगा, बच्चा किसी की बात नहीं सुनेगा, वो खुद ही बोलते जाएगा, ठीक है। स्वलीन होता है बच्चा, इसी को स्वलीन कहते हैं। तो ये जो बच्चा में हो गया है स्वलीनता की विकार, तो विद्यार्थी को आप क्या करेंगे, दृढ़ सामर्थ्य की, कौन सी दृढ़ सामर्थ्य की उसकी आवश्यकता होगी, ये बताना है आपको। तो जहाँ भी स्वलीनता देखे वो होता है क्या, विवरणों के प्रति सजगता या फिर ध्यान देना, या फिर एक होता है संप्रेषण में चुनौती, ठीक है। यहाँ पे संप्रेषण कौशल है इसलिए ये गलत हो रहा है, ठीक है। नहीं तो संप्रेषण में चुनौती रहता तो आपका वो भी सही होता, ठीक है। और संप्रेषण में अगर आपको चुनौती नहीं देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे विवरणों के प्रति सजगता या फिर ध्यान देना सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है आपका, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत कर रहा है, ये बताना है आपको। यानी कि क्वेश्चन कहा कि कक्षा में, क्लास में जब भी क्वेश्चन किया जा रहा है, सवाल प्रस्तुत किया जा रहा है, तो राखी जो है उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यानी कि बहुत ही मतलब कि वो चिंतनशील है। तो यह राखी का किस पक्ष की ओर संकेत हो रहा है, तो ऐसा जो बच्चा होता है, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अगर वो जवाब देने का क्षमता रखता है, ये बच्चा होता है क्या, प्रतिभा वाली विद्यार्थी है। राखी प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं ऐसे। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क, देखिए कौन सही है और कौन गलत। अध्यापक को ऐसे शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमिक कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है, एक अध्यापक को ऐसे ही शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को उपयोग करना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा में है नवीन ज्ञान, नया ज्ञान हो सके या फिर सृजन कर सके, उच्च क्रमिक कौशलों का विकास कर सके। ऐसा अध्यापक को चुनना चाहिए कार्य, ठीक है। आपका कथन जो है अभिकथन वो सही है। और तर्क देखिए, तर्क में क्या कह रहा है, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। बिल्कुल सही बात है, बच्चा जो है उसमें नई ज्ञान आते रहता है और उसका व्याख्या भी करता है, ठीक है। ये सब बच्चा में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है नवीन ज्ञान का सृजन, या फिर यहाँ पे भी दिखने को मिल रहा है नवीन ज्ञान का सृजन, यानी कि दोनों जो है सही है और दोनों आर ए की व्याख्या कर रहा है, ओके। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। नेक्स्ट है, 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो ट्यूब पर देखकर पेंटिंग सीखना प्रारंभ की है या फिर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रतिक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है, ये आपको बताना है। यानी कि 14 वर्ष की माया जो है वो चित्रकार के वीडियो या फिर यूट्यूब पर पेंटिंग करना सीख रही है। इस बात को आप
ये जो अधिगम हो रहा है माया में, इसे आप किस संज्ञा में दीजिएगा? ऑप्शन है आपका सहयोगात्मक अधिगम, निष्क्रिय अनुकरण, अवलोकनात्मक अधिगम या फिर परासंज्ञान। यहाँ पे जो बच्चा है देख कर सीख रहा है, यानी कि अवलोकन करके सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बेटर है अवलोकनात्मक अधिगम, ये आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर क्या होगा? अधिगम जो है सबसे प्रभावशाली रूप से होता है यदि क्या कक्ष वातावरण भय मुक्त हो। बिल्कुल, यहाँ पे कक्ष जो है वातावरण भय मुक्त हो, ये तो अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा देखिए क्या है, अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे। यहाँ पे अनदेखा वाला बात कहा, ये गलत हो जाएगा आपका। और ऑप्शन सी है पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त हो। यहाँ पे पढ़ाई गई विषय वस्तु जो है वो जटिल नहीं होना चाहिए और ना ही अमूर्त होना चाहिए, ठीक है। मूर्त हो या फिर सरल से क्या होना चाहिए? सरल से अमूर्त। सरल होना चाहिए, ज़्यादा जटिल भी नहीं होना चाहिए, और पहले मूर्त पढ़ाना है 1 to 5 में, ठीक है। और ऑप्शन डी कह रहा है विद्यार्थियों के मतों को संप्रदाय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए। बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे व्याख्या शब्द देख रहे हैं, ये गलत होता है। तो यहाँ पे सबसे बेटर जो है, जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, यानी कि कक्ष क्या होना चाहिए? वातावरण जो है कक्ष की वातावरण वो भय मुक्त होना चाहिए। भय यानी कि बच्चा में डर की भावना नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जो है अधिगम बहुत ही प्रभावशाली रूप से होगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? विद्यार्थियों को समुन्नत कैसे आप कर सकते हैं ये बताना है आपको। कंठस्थीकरण दिया यानी कि रटने की प्रवृत्ति, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बच्चा को रटाना नहीं है, ना ही कंठस्थ कराना है किसी भी बात को, ये गलत होगा, ठीक है। और ऑप्शन बी है समालोचनात्मक चिंतन, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब चिंतन करेगा तो बहुत ही बेटर तरीके से सीखेगा, और यहाँ पे ये तो सही जा रहा है। और ऑप्शन सी में क्या किया? कार्यात्मक जड़ता, ये गलत होता है। अभिसारी चिंतन भी गलत होता है, अपसारी चिंतन रहता तो वो सही जाता, ठीक है। अपसारी में बहुत ही बच्चा तेज़ी से सोचता है, बहुत दूर दूर तक सोचेगा, और अभिसारी में जो है वो एक ही विषय पर केंद्रित हो जाएगा, ये गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेटर आपको देखने को मिल रहा है समालोचनात्मक चिंतन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? समस्या समाधान की प्रक्रिया में निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है, वो है आपका कलन विधि। जहाँ भी आपको दिखाई दे चरण दर चरण विधि का अनुसरण करना, तो ये जो होता है कलन विधि में होता है। अनुरूपी सोच में नहीं होगा, और ना ही प्रयत्न त्रुटि में होगा, और ना ही अनुमानी में होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता हो, वो क्या होता है? कलन विधि होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? अधिगम के लिए क्या करना है? आकलन से संबंध में सही है वो बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पे कूट लग रहा है, हाँ कूट ही है, यहाँ पे पढ़िए और आंसर कीजिए आप लोग कौन कौन सही हो रहा है। ओके, फर्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे, भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों को लाल स्याही से घेरा बना देना। बच्चा में आप अगर भय पैदा करा रहे हैं, यानी कि रेड पेन से आप कॉपी पे लगा दे रहे हैं, तो ये जो बच्चा डर जाएगा, बच्चा में जो है भय पैदा नहीं करना है, ये आपका गलत बोल रहा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और देखिए क्या है, 2 नंबर है, विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को
एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब त्रुटि करेगा तो उसे कैसे लेना है, अवसर के रूप में लेना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग टीचर बनने वाले हैं, इस सब बात को ध्यान दीजिएगा, कैसे क्लास में पढ़ाना है, यहीं से आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो सही है कि विद्यार्थी जब त्रुटि कर रहा है तो उसको किस रूप में लेना है, अधिगम के रूप में लेना है, अवसर के रूप में, ठीक है। और 3rd नंबर है सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सहपाठी आकलन का जो प्रयोग है वो एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, या ये भी आपका सही है। और 4 नंबर है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी अगर त्रुटि कर रहा है तो अध्यापक को कैसा होना चाहिए, सजग होना चाहिए। यहाँ पे 2, 3 और 4 सही जा रहे हैं। देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है 2, 3 और 4, यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आइए फिर अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके पास, अभिकथन और तर्क। इसे कीजिए। विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू का ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया चालू है तो उसमें किस बात को ध्यान दीजिएगा, भावनात्मक पहलू को ध्यान रखेंगे और उसे पोषित करेंगे, ठीक है। और तर्क कह रहा है भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। भावनाएं जो है वो संज्ञान से अलग नहीं है। पृथक कहने का अर्थ हुआ अलग, तो यहाँ पे अलग नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं रहता, कहता पृथक है, तो आपका तर्क जो है वो गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे बहुत ही चालाकी से इस सेंटेंस को बनाया गया है कि भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, ताकि बच्चा इसमें उलझ पाए, ठीक है। जो बच्चा नहीं जान पाएगा कि पृथक क्या होता है तो इसे तो गलत कर देगा। पृथक शब्द जो होता है वो गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे पृथक भी लगाया और नहीं भी लगाया, यानी कि अगर आपको कहा जाए आप अच्छा लड़का नहीं है, ये तो पूरा नेगेटिव हो गया। लेकिन इसी को ऐसे कहा जाए कि आप खराब लड़का नहीं है, यानी कि खराब भी कहा जा रहा है और नहीं भी, यानी कि आप अच्छे हैं। इसी तरीके से ये जो सेंटेंस है ये बनाया गया है कि भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। भावनाएं जो है संज्ञान से अलग नहीं है, ये एकजुट है, ठीक है। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और दोनों यहाँ पे भावना का बात किया है और यहाँ भी भावना का बात किया, तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन संचालित करता है? मैं आपको बताई हूँ, जब भी आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें उसमें 2 ही चीज़ आता है, एक जिज्ञासा और एक रुचि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको मिल रहा है जिज्ञासा और रुचि। अगर जिज्ञासा होगा तो रुचि नहीं होगा, और रुचि होगा तो जिज्ञासा नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है पुरस्कार, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। दंड भी बाह्य में जाएगा, प्रशंसा भी किसी का करेंगे ये बाह्य होगा। लेकिन रुचि जो है ये खुद के अंदर होगा। अगर पढ़ने का अगर आपको इच्छा होगा, यानी कि रुचि होगा, तभी पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत 2 वर्ड आते हैं, एक रुचि और एक जिज्ञासा। इस बात को आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, अब क्वेश्चन एंड होने वाला है, 30 प्रश्न करना था, ये 29 प्रश्न होने जा रहा है। देखिए कैसा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रवेशीय कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है? क्या बोला? प्रवेशीय कारक को प्रभावित करता है, लेकिन जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रवेशीय कारक है, लेकिन व्यक्तिगत कारण नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका
शिक्षण अधिगम सामग्री जो है यह जो है परिवेशीय कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है। ये सब जो है व्यक्तिगत कारक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो कैसा है, परिवेशीय कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है, ये आपको बताना है। यानी कि निगेटिव खोजना है आपको। बाधक बन सकता है यानी कि जो इसमें गलत दिया गया है ऑप्शन उसे चूज करना है। ओके, क्वेश्चन को आपको पकड़ करना है कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, उसी प्रकार से आपको आंसर करना है। यहाँ पे है लचीली पाठ्यचर्या, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यचर्या जो है वो लचीली होनी चाहिए, ये तो सही कहा। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, ये भी बिल्कुल सही बात है। बहुसंवेदी उपागम आप करते हैं तैयार अधिगम के लिए, ये तो बहुत ही बेटर है। और ऑप्शन सी कह रहा है विद्यार्थियों को एक समान योग्यता के आधार पर सामूहिकरण। मैं आपको बताई हूँ पिछले क्वेश्चन में, योग्यता जहाँ भी देखे वो गलत जाता है, तो यहाँ पे आपको योग्यता दिखाई दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा। और बाधक के रूप में पूछा था कि कौन बाधक बन सकता है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, और डी भी देख लीजिए कि ये क्या कह रहा है, गलत है या सही। अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग, ये तो बिल्कुल सही बात है। अध्यापक जब रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग करेगा तो बच्चा बहुत ही बेटर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत पूछ रहा था कि कौन बाधक बन सकता है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ओके, आज का प्रश्न खत्म हो चुका, 30 प्रश्न, और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल समझ के साथ करेंगे। बने रहिए इस चैनल से। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओल्ड होंगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।